रिकॉर्डिंग पे लगा दे। लेट्स शेयर दी। अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी आपको यास? कॉन्फिडेंस लेवल मैं बताता हूँ। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है अयाज आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, चलिए ठीक हो गया। वी वर डिस्कसिंग कि अभी हमने थीसिस डिफेंस करवाया है, उसमें देयर वर मेजर फ्लॉज। सो अंडरस्टैंडिंग का इशू था, प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम था, और कंटेंट का इशू था। तो वो उस वजह से हमने उनको फॉर द टाइम बीइंग जो है उनको हमने रोक दिया। वी हैव आस्क्ड हिम कि आइदर यू शिफ्ट टुवर्ड्स द कोर्स वर्क और डिसाइड कि यू वुड लाइक टू प्रेजेंट इट अगेन, देन कम बैक अगेन से आफ्टर 1 मंथ, और एज पर योर कन्वीनियंस कि आप कहते हैं जी मैं 3 महीने चाहिए, मुझे 6 महीने चाहिए, टेक योर टाइम एंड प्रेजेंट इट अगेन। इम्प्रूव द थीसिस डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये सारा कुछ हमने उनको बता दिया है। अच्छा जी। तो PS1 कैसे? देखिए, TH1 इज द प्रपोजल डॉक्यूमेंट। प्रपोजल स्टेज है ये। प्रपोजल स्टेज में आपने काम तो नहीं किया होता, आपने एक आइडिया को प्रेजेंट करना होता है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो जो टॉपिक उनका था, दैट इज ओके, दैट इज द अप्रूवल ऑफ द टॉपिक। आप उसको टाइटल डिफेंस भी कह सकते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन होती है, क्यों नहीं होती सर? आपने इतनी मेरी बातें सुनी है, 3 स्टेज पे होती है। लेकिन देखें उस स्टेज के ऊपर क्यों नहीं हो सकती फिर? देखें उस स्टेज की क्लैरिटी एक डिफरेंट क्लैरिटी, इस स्टेज की क्लैरिटी एक डिफरेंट क्लैरिटी। ठीक है? तो इट्स, देयर बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देयर इज नो वे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बैचलर के प्रोजेक्ट में जहाँ पास होकर आए हैं, आप यहाँ पे क्या फेल हो जाए तो आप कहें जी कि वहाँ क्यों आप पास हो गए? क्या? वो इसका ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे वहाँ पे उस वक्त के लिहाज से क्वेश्चंस किए जाते हैं, और उसमें टॉपिक के लिहाज से क्वेश्चन किए जाते हैं, लिटरेचर रिव्यू के लिहाज से सवाल किए जाते हैं। आपने लिटरेचर रिव्यू ठीक किया है, आपने लोगों के गैप्स ठीक निकाले हैं और अपना काम ठीक प्रपोज किया है, यू विल पास। बट यहाँ आके आप काम करके प्रेजेंट किया ना। देखिए कुछ क्वेश्चन जो उसके फेल्ड हुए हैं, या जो क्वेश्चन में ड्रॉ था या ड्रॉबैक था या लैक था, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था कि किया कैसे। उसको नहीं पता को रिलेशन एनालिसिस क्या होती है, उसको नहीं पता रिलायबिलिटी एनालिसिस क्या होती है, उसको नहीं पता कि यार ये जो मीडिएटर होता है ये क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है। सही है? उसको ये नहीं पता कि जी ये जो वैल्यूज हैं इसके अंदर, इंडिपेंडेंट एस पी एस एस इनोवा में जो आपको दे रही है, इनकी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैसे निकलती हैं। तो ये प्रपोजल स्टेज पे तो नहीं सवाल हुए थे ना, ये जहाँ वहां पे इसने किए थे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कुछ। तो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, इस लिहाज से क्वेश्चंस हुए हैं, तो वो उसको नहीं पता। ठीक है? आपका जो क्वेश्चन था कि अब जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें आप जब आप अपनी पॉपुलेशन सैंपल साइज डिसाइड करते हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट होता है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है? आप 3 लोग हैं ना, मैं आप 3 से एक सवाल करके सारे मास्टर स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट कर दूं, क्या ये ठीक होगा? मैंने फ्यूचर डिसाइड करना है मास्टर्स के स्टूडेंट का जी कि इनको, फॉर एग्जांपल एक सवाल है मैं आपसे करता हूँ कि जी फीस जो है वो मास्टर स्टूडेंट की 10,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दीजिए। ठीक है? आप तीनों कहते हैं हाँ कर दें। मैं पहुंची है, तीनों ने कह दिया कर दो ये। क्या मेरा ये फैसला ठीक है? नहीं ठीक। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर सैंपल साइज ही नहीं लिया। ठीक है? आप तीनों अरबपति हैं, आप कहेंगे मेरे को मसला नहीं है, मेरे तो बाप ने देनी है, दे दें आप। ठीक है? तो हर सवाल जो किया जाता है ना, वो इस बैकग्राउंड में किया जाता है। लेट मी, और उसके रिजल्ट्स को इस बैकग्राउंड में इंटरप्रेट किया जाता है कि कितने लोगों से सवाल किया गया है, और फिर इसकी जो इम्पैक्ट है क्या वो वाकई मुझे अब
ब्रॉड बात कर देनी चाहिए इस बेस के ऊपर कि इन तीन ने चूंकि जवाब दिया है, जो 3,000 लोगों के लिए मैं फैसला कर लूँ? नहीं। सो जो पॉपुलेशन है उसके अंदर से एक अप्रोप्रिएट सैंपल निकलना चाहिए, जिससे आप कुछ करें और जब फीडबैक लें तो उसको आप कहें हाँ ये सब पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है। अच्छा, सारी पॉपुलेशन को भी लिया जा सकता है, लेकिन सारी पॉपुलेशन को लेना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं से 3,000 स्टूडेंट्स हैं, मैं 3,000 स्टूडेंट से एक वक्त में क्वेश्चन नहीं कर सकता, या इवन अलग अलग भी नहीं कर सकता। दे वोंट बी अवेलेबल टू मी। So whole population can never be considered. Ideal is to consider the population, but whole population is not available. So we go for sample, but sample पर एक suitable size होना चाहिए कि यार ये 3,000 की रिप्रेजेंटेशन जो है फीमेल की भी हो, मेल की भी हो, एज ब्रैकेट्स में भी हो, आपके मास्टर्स के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर से भी हो, तो सुटेबल स्ट्रेटा के अंदर से एक सुटेबल साइज लेते 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 आपके यहाँ यार 3,000 स्टूडेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है ये होगी फॉर एग्जाम्पल 1,800 बच्चे या 800 बच्चे। अब 800 बंदों को मैं वो चीज दूंगा, 800 के 800 भी शायद जवाब नहीं देंगे, तो मुझे एक रिजेक्शन रेट भी रखना पड़ेगा कि 15% लोग रिस्पॉन्ड करते हैं या 20% लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से एक सुटेबल सैंपल साइज जब आ जाएगा, उसकी एनालिसिस की जाती है। जब की जाती है तो उसके अंदर भी फिर दो चीजें निकलती हैं। एक कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। अब चूंकि आपने लोग तो कम लिए हैं ना, तो 100% तो ये रिपिक्शन फिर भी नहीं है। आप कहेंगे जो जवाब आ रहा है ना, ये ±5% मार्जिन ऑफ एरर के साथ ठीक है, सब पे एप्लीकेबल है। इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। कॉन्फिडेंस लेवल के जी मैं 99% श्योर हूँ कि जो जवाब आए ना ये सारी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हो सकते। नहीं जी मैं 90% श्योर हूँ। नहीं जी मैं 80% श्योर हूँ। ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है, बिकॉज जो स्ट्रेटा लिए हैं आपने, जो लोग कंसिडर किए हैं, क्या वाकई वो वाकई रिप्रेजेंटेटिव भी हैं कि नहीं है अपने, उसकी एक एनालिसिस भी होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है ये बड़ी एक खूबसूरत साइंस है। ये बहुत आपको अच्छी इंसाइट देती है किसी भी एक रिसर्च डोमेन के अंदर। लेकिन ये खुद एक साइंस है, इसको समझना चाहिए, समझना, और बड़ी मजे की भी है, मजेदार है। मतलब इसमें सेंस है, ऐसा नहीं है कि बस इक्वेशन नहीं है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसमें थोड़ा समझना आपको मुश्किल पड़ता है। इसके अंदर हर चीज़ बड़ी सिंपल और समझदारी के साथ आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते। तो आई होप आपका सवाल का जवाब मिल गया। ये वो क्वेश्चन। अच्छा जी, सो मैं जो भी दो चीजें और कवर करना चाह रहा हूँ आज, वट एवर टाइम वी हैव, उसके अंदर एक है कि जी हमने जो कॉमन मिस्टेक्स राइटिंग में करते हैं वो क्या करते हैं, और सेकेंडली प्लेजरिज्म या अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, कॉमन जो मिस्टेक्स हैं मैं उन पे अब आ जाता हूँ कि इफ आई हम चूंकि अंग्रेजी जो है ना वो पढ़ते हैं लिटरेचर में, आई वुड से फिक्शन में, स्टोरीज में। मैंने आप बचपन में हमने ऐसी चीजें ज्यादा पढ़ी है ना, हमने एकेडमिक इंग्लिश कम पढ़ी है हमने। आई वुड से कि ड्रामा वाली स्टोरियाँ, कहानियाँ या फिक्शन ये ज्यादा पढ़ी है। तो जब हम लिखने बैठते हैं ना अपनी MS थीसिस को, PhD थीसिस को, तो यहाँ पे भी अनइंटेंशनली वो एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, लाइक देखें इधर लेफ्ट साइड पे जो है ना ये अंग्रेजी सेंटेंस है, राइट साइड पे उसकी इंटरप्रिटेशन है जो कि एक एकेडमिक बंदा लेगा। एकेडमिक से मुराद स्कॉलर या जो पढ़ा लिखा गोरा है वो से क्या समझेगा। पहला सेंटेंस देखिए मैंने लिखा इट हैज लॉन्ग बीन नोन, और आगे अपनी ये कहानी बयान कर दी। ये ठीक लग रहा है, अंग्रेजी ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? सिर्फ राइट साइड पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं रिपीट करता हूँ, इट हैज लॉन्ग बीन नोन इज द सेंटेंस यूज बाय द ऑथर, मेरे और आपने यूज किया। द इंटरप्रिटेशन बाय द रीडर इज, सीधे सा मतलब है कि आपने जब भी कोई फैक्ट फिगर देना है ना, तो फैक्ट फिगर का रेफरेंस देंगे आप, तब तो वो ठीक माना जाएगा। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, यार पुराने जमाने का जिक्र था, एक बादशाह था, एक मलका थी, उनके बच्चे थे, उनकी शादियां हो गई, है ना, तो ये हम करते हैं, बहुत करते हैं ना। और अंग्रेजी ठीक है, इसकी अंग्रेजी आप नहीं पकड़ सकते, अंग्रेजी इज फाइन, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दी academic English. We need to be very focused and to the point with references. Whenever we give a fact, it should be supported by a reference. Otherwise, उसका कोई फायदा नहीं। मैं वैसे ही गप मारूंगा यार, दुनिया में 20,000 लोग हैं जो कि अच्छा खाना नहीं खाते, कोई रेफरेंस नहीं है, तो मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे लोग, यार ये क्या बात कर रहे हैं। आप बहुत सारे मौलवियों को सुनते हैं, बहुत सारे उलमा को सुनते हैं, आपको वो आलिम अच्छा लगता है जो रेफरेंस से बात करता है, यार ये रेफरेंस है कुरान पाक की फिलहाल आयत में लिखी हुई है।
हदीस फला हदीस में लिखी हुई, आप वेरीफाई करते हैं, हाँ जी वाकई ये ठीक बात हो रही है, आप कहें यार ये सॉलिड बात हो रही है। जो ऐसी हवा में चढ़ाते रहते हैं वो कहते हैं यार ये अजीब बातें कर रहे हैं, इनको समझ है ना, ऐसी बोल रहे हैं। तो दिस इंक्लूड्स एवरीबडी इंक्लूडिंग पीपल लाइक अस एज वेल, जो टीचर्स होते हैं, कि जो अगर रेफरेंस से बात करेंगे उनकी इज्जत ज्यादा होगी, विदाउट रेफरेंस बात करेंगे उनकी रिस्पेक्ट कम होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप इसको वन बाय वन गो थ्रू करो तो इसमें हर जगह पे यही सिमिलर चीज एक्सप्लेन्ड है। आप नीचे आते हैं, आप इसको जरा देखते जाएं क्या क्या बातें हुई हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहा टिपिकल रिजल्ट्स आर शोन। ओ भाई ये कोई बात करने वाली है? इट मींस कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज माय बेस्ट ग्राफ, आप आगे ना जाए कुछ और ना देखें। इन माय एक्सपीरियंस दिस इज नॉट टू बी यूज्ड। इट मींस आप ना, आपका हो गया ना कि फौजी को कहते हैं ना जी कि जनरल साहब ने कहा जी मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा जी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, 32 दफा रिपीट किया हुआ है आपने। ठीक है। सो दिस इज हाउ this thing is taken. So once you talk very precise, very solid. So similarly, ये सारे sentences जो हैं वो जैसा last देखिए जी, it is hoped that this study will stimulate further investigation in this field. आप ये कहना चाह रहे हैं जी मैं तो जा रहा है तुसी भुगत लो। सही है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग द लिटरेरी इंग्लिश। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ शो किया। अच्छा, अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं वन बाय वन जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप इनको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने शायद थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया है। नंबर वन, लिखते हुए कभी भी फर्स्ट या सेकंड पर्सन में नहीं लिखा जाता। यू ऑलवेज राइट इन दी पैसिव वॉइस, थर्ड पर्सन। बात समझ आई? इट इज स्टेटेड, ऑथर्स हैज प्रेजेंटेड, राइट? नॉट के जी आई एम गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग। नो, आई वी यू का इस्तेमाल जो है वो इकोनॉमिक इंग्लिश में अवॉइड किया जाता है। यस, आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपका नाम बड़ा हो जाएगा, फिर आप दो चाहे लिखें, कोई नहीं आपको कहेगा। ठीक है, आप आइंस्टाइन है, आप इजाक न्यूटन है, आप पे जो लिखें फिर आपके हाथ में। लेकिन जब तक आप एक नोविस हैं, नए लिखने वाले हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल राइट इन दी पैसिव वॉइस। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेवर राइट इन दी पास्ट और फ्यूचर टेंस, ऑलवेज यूज दी प्रेजेंट टेंस। ठीक है। पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। आपने कोई 1954 का रिसर्च पेपर पढ़ा है और आप वो मेंशन करना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि द ऑथर्स प्रेजेंट दिस आइडिया इन दिस वर्क, बिकॉज आपने तो आज पढ़ा है। आप नहीं लिखेंगे द ऑथर प्रेजेंटेड दिस वर्क, नहीं, आपका तो आप अभी लिख रहे हैं, अभी पढ़ा है, आज की बात करें। ठीक है। अच्छा, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन टू बी अवॉइडेड, आपको ऐसी कोई डिटेल नहीं डालनी चाहिए। सब ये सारी स्लाइड ये इसी से पिछली वाली इसी के ऊपर थी कि जी फालतू चीजें लिखना शुरू कर दें। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, कोई अपनी एफर्ट बताना जी कि मैंने सुबह शाम जो है ना बड़ी कथा की है, मैं रात को जागता रहा हूँ, मैं सुबह जो है ना वो सुबह सुबह उठ के काम शुरू करता था, मैं इस जगह जाता था, मैंने इतने जूते अपने घिसाए हैं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अननेसेसरी, एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अननेसेसरी। इसको हम एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द किलर ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इफ यू विल ट्राई टू बी रिडंडेंट, इट मीन्स यू आर गिविंग extra information which is not required by the audience. Be to the point. अच्छा, मैं अब इस चीज को यहाँ से छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आजकल एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है ग्रामरली के नाम से। आई वुड रेकमेंड, उसका फ्री वर्जन भी बहुत इफेक्टिव है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और ग्रामरली जैसे ही आप कोई मेल लिखेंगे, जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करेंगे, वर्ड की डॉक्यूमेंट, वो ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर सजेशंस मेरी ये हैं, उनको आप ठीक करें। मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्ड 365 के अंदर जो टूल था, उसका एडिटर टूल, वो भी दिखाया था। दैट एडिटर टूल इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। बट उसके 3 वर्जन हैं, प्रोफेशनल है, फॉर्मल है, और एक इनफॉर्मल टाइप भी है। आप जिस स्टाइल में, जिस टोन में लिखना चाहते हैं, वो आपको उस लिहाज से सजेशंस देता है। तो आप, और यही सेम सेटिंग्स आप ग्रामरली में कर सकते हैं। ग्रामरली का फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस हैं, इसका अगर आप पेड वर्जन ले लेते हैं, $10-12 पर ईयर के लिहाज से शायद उसकी पेमेंट है, वो भी, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास वैसे ही होता है। तो बहुत सारे जो अंग्रेजी के मसले हैं, क्योंकि मेरी और आपकी जुबान नहीं है ये, तो आप इसको उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। एडिशनली आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज करें, चैट जीपीटी इस्तेमाल करें, क्लॉड को इस्तेमाल करें, ग्रॉक को इस्तेमाल करें, उन्हें कहें जी ये मेरे सेंटेंसेस हैं, इनको इम्प्रूव कर दो, आपको इम्प्रूव कर दे।
बट बाय दैट मीन इम्प्रूव योर वर्क, नॉट कि उससे कहें जी मैनू ये लिख दो, ये नहीं करना कि जी आप मुझे लिख के दे दें, दैट वुड कम अंडर प्लेजरिज्म. You can use the available tools to assist you. They are for the assistance, not to replace your intellect. तो ये याद रखिएगा कि इस काम के लिए आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रामरली को भी और लैंग्वेज मॉडल्स को भी. ओके, अब जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है वो ये है कि आप जब साइटिंग करते हैं तो उसमें, इसमें जो एक सबसे पहली वाली चीज़ लिखी हुई है कि आपने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होता है कि जी बल्कि मैं इससे जगह जाके इस जगह पे देता हूँ लास्ट सेंटेंस जो है, कि आपने देखा कि जी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या जो आपके सेक्शंस हैं उनमें आप इन साइट टेक्स्ट करते हो, इन साइट साइट करते हो, इन टेक्स्ट साइट करते हो, सॉरी इन टेक्स्ट साइट. तो आपने 1 2 3 नंबरिंग दी है, आपने से टोटल 30 रेफरेंस दे दिए अपने इन टेक्स्ट, और जाके जब मैं आपकी बिब्लियोग्राफी देखता हूँ तो वहां पे 15 रेफरेंस नजर आ रहे हैं. ठीक है, या जब मैं बिब्लियोग्राफी देखता हूँ तो वहां पे है 30 रेफरेंस और इन टेक्स्ट में है 15 रेफरेंस, वाइस वर्सा. तो ये मैच होने चाहिए. बिकॉज इसकी वजह क्या होती है, बहुत सारे लोग कट पेस्ट कॉपी करते हैं. ठीक है, तो वो पकड़े जाते हैं और फिर सख्त इसके ऊपर सरजनिश भी है और बदनामी भी है कि जी आप खुद नहीं कर रहे. तो ऑलवेज मैच बोथ साइड्स, एंड आइडियली स्पीकिंग अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हो तो ये मैच कर रहा होगा. ठीक है. अच्छा, सेंटेंस मेकिंग में ये चीज याद रखिए कि सेंटेंसेस जो है ना वो आपके एक पेज के ऊपर शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 पैराग्राफ्स. 3 to 4 पैराग्राफ से ज्यादा आपके एक पेज के ऊपर बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, कि आप कहें जी कि 10 पैराग्राफ्स पहले पेज पे बने हुए, 20 दूसरे पे बने हुए, 2 2 लाइनों के पैराग्राफ लिखिए. नो. फिर सेकंड चीज के पैराग्राफ्स का मकसद ये होता है कि एक टाइप एक पैराग्राफ में और अगले में फिर नई टाइप होती है. ठीक है, ट्रांजिशन शो होनी चाहिए. अब वो ट्रांजिशन कैसे समझ आएगी वो आपको खुद समझ आनी चाहिए कि इसका क्या मतलब. एक आपने एक लिटरेचर रिव्यू लिखना शुरू किया, उसमें आपने मशीन लर्निंग बेस्ड मेथड्स बताने शुरू किए तो वो एक पैराग्राफ में आ गए. डीप लर्निंग शुरू होगा तो नया पैराग्राफ बना, स्टैटिस्टिकल मेथड शुरू होंगे तो नया पैराग्राफ बना. ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजिट करते हुए अपना चलें. अच्छा. अच्छा जी, इसके अलावा जो गलतियां कुछ और होती हैं मैं उन पर भी आ जाता हूँ. अच्छा, एक और जो कॉमन मिस्टेक हम जब करते हैं, क्योंकि हमने लिखना है तो हमें ग्राफिक्स को इंक्लूड करना है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर. ग्राफिक्स में बना दिया कि टेबल्स होंगे और कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं. ठीक है, तो जो इनके अंदर कुछ ख्याल करना होता है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. नंबर वन ये कि फिगर्स और टेबल्स जो है ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका है टू प्रेजेंट योर रिजल्ट्स. तो यू नीड टू इंक्लूड द फिगर्स एंड टेबल्स सुटेबली in your thesis, in your proposal document, in your presentations, in your, जैसे आप इन्होंने टेबल डाले हुए थे ना, तो ये ज़रूरत है. और इन योर थीसिस, इन योर रिसर्च पेपर्स, इनमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो लिटरेरी दुनिया है ना, इकोनॉमिक दुनिया जो है, इसमें कलरफुल चीज़ों को से चुनाव किया जाता है. यानी आप बहुत ज़्यादा कलर्स डालेंगे ना तो लोग फिर आपके काम को डाउट करेंगे. ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हर चीज बहुत अच्छी हो ना तो फिर भी डाउट होता है यार कि इतनी स्मूथ हर चीज हो रही है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. मैं कल एक पढ़ रहा था कि एक इंडियन कपल था, उन्होंने दावा किया जी कि हमने जो ना मिल के माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया. ठीक है, और पिक्चर्स वगैरह बड़ी उनकी तारीफें ये वो आगे पीछे. सारी बात है वो इंडियन मीडिया जिस तरह से बिहेव करता है कि जी ये पहला इंडियन कपल है दोनों ने मिल के माउंट एवरेस्ट को सर किया, दुनिया की टॉप. और उसमें उनकी पिक्चर्स इतनी स्मूथ थी कि उसी से डाउट क्रिएट हुआ. पता ये चला कि जी ये जो पिक्चर्स हैं किसी और के फेस के ऊपर फेस डाले. न्यूज पे भी चल.
और वो क्योंकि वो इतनी स्मूथ उन्होंने अपनी एक्टिविटी को प्रेजेंट किया कि लोगों कुछ लोग उससे ही शक में पड़ गए यार ये इतना स्मूथ कैसे सारा कुछ हो गया कि ये इधर से इधर गए और सारा कुछ उन्होंने कर करा दिया। तो मतलब पॉइंट सिर्फ ये है कि चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रही हो तो उनमें भी और कोई एफर्ट उसमें आपकी कोई कोई उसमें प्रॉब्लम्स नजर ना आ रही हो तो ये भी एक इशू बाजुकात होता है कि इसको देखना चाहिए बट दिस इज जस्ट फॉर योर ये जो प्रेजेंटेशन आपकी इसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट पे काम बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं जैसे लाइक आज की प्रेजेंटेशन थी तो बस ये भी मेरे ख्याल से कुछ 90% की समझ आएगी वो ऐसी है क्योंकि जितनी सर ग्राफिकल या जितना हम उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं जो सुनने वाले के लिए भी वो ज्यादा चीज बेहतर भी होती है। आप सही कह रहे हैं। देखो अब इसमें ना दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आप बेशक आपने टेक्स्ट ज्यादा भी डाला हुआ है ना आप अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं ना लोगों के साथ बेसिकली तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं आपको एंगेज करूं। If I cannot engage you either by text or either by graphics, if I cannot talk to you while seeing in your eyes, it means I am lacking the confidence and you will lose the interest. Next minute में आप राइट लेफ्ट देखना शुरू कर देंगे आप ये जा वो जा। तो ये अब आपका आर्ट या टैलेंट है कि कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। क्या आप कम टेक्स्ट के साथ करना चाहते हैं आप ग्राफिक्स के साथ करना चाहते हैं। आप खुद पहले कॉन्फिडेंट हो फिर जो चीज यहाँ रखी हो इधर कुछ ना भी चल रहा हो तब भी आप इंगेज कर लेते हैं लोगों को। चाहे यहाँ पे बहुत कुछ रखा हो तब भी इंगेज कर लेते हैं और चाहे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो चाहे इधर कुछ भी रखा हो फिर भी लोग इंगेज नहीं होंगे। तो नहीं दिस इज द आर्ट दिस इज द प्रैक्टिस विच यू मेक इन योर लाइफ कि हाउ टू एंगेज पीपल व्हाइल यू आर टॉकिंग। ठीक है तो अब वो आपके ऊपर है। बट मैं इधर जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जी फिगर्स में और टेबल्स के अंदर आपने कलर्स को कोशिश करके अवॉइड करना है इन नॉट टू रिड्यूस दी कलर्स। और अगेन जो फिगर्स के कैप्शंस या टेबल्स के कैप्शंस होते हैं टेबल्स के टाइटल्स होते हैं फिगर्स के कैप्शंस होते हैं। फिगर के कैप्शंस बॉटम में होते हैं फिगर के नीचे आते हैं हमेशा। टेबल के टाइटल्स हमेशा उसके टॉप पे आते हैं ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए उनमें वो सेंटेंस जब बंदा पढ़े तो उसको टेक्स्ट में जाके ढूंढना पड़ेगा ये टेबल है क्या या ये फिगर है क्या। फिगर को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अगर फिगर आपने कहीं से कॉपी की है कट पेस्ट की है तो आपने लिखा हो कि अडॉप्टेड फ्रॉम फला रेफरेंस विद परमिशन ये सारा कुछ उसके अंदर मेंशन हो। जी ये आपको मेंशन फिगर्स अगर आप किसी की ले रहे हैं तो आपको उस ऑथर से परमिशन लेनी चाहिए। जो रिसर्च पेपर्स या रिसर्च एजेंसीज पब्लिकेशन एजेंसीज होती हैं जब वो आपकी फिगर्स देखती हैं तो उसको वो एनालाइज करती हैं कि ये ओरिजिनल फिगर्स आपने खुद बनाई है। और अगर आपने कोई फिगर खुद नहीं बनाई है किसी और की है तो आपको कहती है कि जी इसकी परमिशन लेके हमसे शेयर करें दैट इट इज अलाउड बाय द एक्चुअल ऑथर या जिनके ये पिक्चर्स हैं अदरवाइज मेक इट योरसेल्फ। You can use AI tools to make pictures and with a mention कि जी I have made this picture with फला AI tool। आप कहें जी गैमा से बनाई है मैंने कैनवा से बनाई है मैंने चैट जीपीटी वर्जन से बनवाई है तो उसमें कोई हर्ज नहीं बट अनाउंस करना जरूरी है। ठीक है क्योंकि दैट इज योर कंटेंट AI इज वर्किंग ऑन योर इंस्ट्रक्शंस सो इट इज योर कंटेंट यू कैन यूज इट एज अ टूल। ओके अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डिसीजन करना होता है हमने कि टेबल बनाए या फिगर से काम चल जाएगा क्योंकि बाजू का डाटा है आपने उसको डिस्क्राइब करना है तो आप उसका टेबल भी बना सकते हो उसकी आप फिगर भी बना सकते हो। दोनों चीजें ऑप्शंस बाजुकात होती हैं बाज केसेस के अंदर। तो ये याद रखिए कि बेस्ट वे इज टू सी फर्स्ट कि क्या जरूरत भी है कि नहीं है। पहले तो ये देखें जबरदस्ती एक चीज डाल नहीं देनी कि हाँ जी बस टेबल की जरूरत नहीं भी है लाइक ये इस केस में ये एक सिंपल एग्जांपल है कि इस टेबल की जरूरत नहीं है ये दो लाइंस इस टेबल को डिस्क्राइब कर रही हैं जो यहाँ रेड लाइंस में लिखी है रेड कलर में। दीज टू लाइंस आर इनफ टू रिप्रेजेंट डिस्क्राइब द इंटायर थिंग जो यहाँ लिखी हुई है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो अवॉइड इट। अब अगर जरूरत है से आप समझते हैं कि नहीं अब बनाना तो है और एक फिगर की ऑप्शन है एक टेबल की ऑप्शन है। ठीक है both are showing the same information. So in this case, table is always more direct and clearer than the figure. टेबल ज्यादा क्लियर डिपिक्शन दे रहा होता है। आप एज्यूम कर लीजिए अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले इन्होंने प्रेजेंटेशन दी उनके जो टेबल्स थे अगर वो फिगर्स की फॉर्म में होते तो आपको और मुश्किल होती समझने में। अभी तो सिंपल नजर आता है क्या चीज क्या है क्या चीज क्या है। ठीक है लाइक सी ओवर हेयर एज वेल कलर कोड को समझना और ये क्या कहना चाह रहा है बनस्पत टेबल के। To cut the story short, tables are better way of representing. So if you have a choice, go for the table. ठीक है
अब जब ग्राफिक्स में चले गए आप, तो ग्राफिक्स में डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो डाटा में क्या रिप्रेजेंट करना है, आपने कोई दो तीन वेरिएबल्स को कंपेयर करना होगा, उनको प्लॉट करना होगा। तो अब वहां पे कुछ कंसिडरेशंस होती हैं। डाटा बहुत ज्यादा है, अब उसको आपने फिगर्स के अंदर लेके जाना, लाइक यहाँ पे कुछ डाटा रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, इसमें इश्यूज क्या है। लेजेंड्स मींस डाटा क्या क्या है, इसमें सर्कल क्या है, डायमंड क्या है, इनकी डिटेल्स को हम लेजेंड्स कहते हैं। वो अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है, बहुत ज्यादा डाटा है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, राइट। सो देयर कुड बी अ बेटर वे वेयर यू डिफाइन ट्रेंड लेजेंड्स इन अ बेटर वे। बट स्टिल अभी भी इसके अंदर ट्रेंड लाइंस नहीं है, डाटा जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आप ब्रेक कर लें, break your figures into 2, 3, 4, where you could give or describe in a better way. All the legends well explained, axis की इंफॉर्मेशन डिटेल्स में हो, जो यूनिट्स यूज कर रहे हैं वो मेंशन्ड हो, ट्रेंड लाइंस गिवन हो, कलर अवॉइड किया जाए। अब यहाँ पे मैं ग्रीन और ब्लू कलर में भी लाइंस ड्रॉ कर सकता था, बट उसके अंदर वो नॉट नॉट अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर ग्राफ्स। बिकॉज जनरली स्पीकिंग जो आपके लोग हैं आज भी प्रिंट लेके पढ़ते हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर आप, तो ठीक है, आपको शायद कलर में आप कुछ बता सकें, लेकिन जैसे ही कलर का प्रिंट निकलेगा तो वो फिर मिक्स हो जाएगी चीज, आपको समझ नहीं आएगी, तो इसको पढ़ने वाला कंफ्यूज करेगा। सो पॉइंट इज कि कलर को अवॉइड करके लेजेंड्स का इस्तेमाल किया जाए, और अगेन एज बेटर एज पॉसिबल उसको एक्सपेंड करके मल्टीपल फिगर्स में अपने डाटा को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, दिस इज एज फार एज द ग्राफिक्स आर कंसर्न। ये कुछ गलतियां जो हम करते हैं उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। अच्छा, मैथमेटिक्स भी लिखनी होती है आपने, जब आप अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो आपने मैथमेटिकली कोई इक्वेशंस भी लिखनी होगी, कोई स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो इसके अंदर हमेशा जो इसका रिस्पेक्टिव टूल है मैथमेटिक्स का, उसको इस्तेमाल कीजिए। नेवर जस्ट टाइप इन वर्ड और इन टेक्स्ट, स्ट्रेट टाइपिंग नहीं करनी है। यू मस्ट यूज द रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल एडिटर। हर टूल के साथ उसका एडिटर टूल होता है। तो जितनी इक्वेशंस हैं आपने डॉक्यूमेंट में भी उसी टूल के अंदर लिखे, प्रोफेशनल लुक उससे आती है। समझ गई बात। तो ये अगली गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, कि सिंपल वर्ड में ही टाइप कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर दे दी उसके अंदर डाल जाके, नहीं, एक्स स्क्वायर का एक एडिटर टूल है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ओके, अब ये एक प्रिंसिपल है जिसको राइटिंग के लिए हम फॉलो करते हैं, इसका नाम है 3C प्रिंसिपल और C क्यूब प्रिंसिपल। दिस सेज कि जब भी आप लिखें ये तीन चीजें फॉलो करें। क्लैरिटी, क्लैरिटी से मुराद ये है कि जलेबियां नहीं बनानी, ठीक है। अगला बंदा भी समझदार है जो पढ़ रहा है, आप भी समझदार हैं, तो आप उसे सीधी बात करें, कंफ्यूजन ना फैलाएं। तो क्लैरिटी से बात करें, नंबर वन। बस आप अब लिखते हुए आप खुद ही सोचेंगे यार क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही, नंबर वन। नंबर टू, कंसाइसनेस। अगर एक बात दो लाइंस में हो सकती है तो उसके लिए दो सफ़े लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी डिसीजन लिखने वाले ने करना है। एंड थर्ड थिंग इज करेक्टनेस। बात करें तो सही बात करें, नहीं तो ना करें, ठीक है। तो क्लैरिटी, कंसाइसनेस, करेक्टनेस। वो हजरत मौलाना रूमी का एक कॉल भी है ना, अगर मैं मुझे याद ठीक तरीके से आ रहा है, मौलाना रूमी जो थे वो शागिर्द थे हजरत मौलाना तबरेज शमसी के शागिर्द थे, जी सर। ठीक है। तो उन्होंने एक उनका हिकायत पढ़ते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जी अगर आपने इंसान ने कोई बात करनी है, मैंने आपने कोई बात करनी है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि यार क्या ये बात सच है। सच है तो मतलब जब बात करनी है, बोलना है, तो पहले जजमेंट कॉल दें कि ये मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तो सच है तो बोले, झूठ है तो ना बोले। अच्छा, दूसरी चीज ये कि सच है, पहला फिल्टर लग गया, क्या ये जरूरी है। सच बोलना भी जरूरी थोड़ी होता है। अगर जरूरी है, सच भी है और जरूरी है, तब बोले। और तीसरा फिल्टर लगा लें, क्या मेरे इस सच और जरूरी से अली को कोई तकलीफ तो नहीं होने वाली, या जारा को कोई कोई दिल तो नहीं टूट जाएगा। तो तीसरी चीज क्या है, क्या मेरी बात सच कहने से और जरूरी सच कहने से किसी को तकलीफ तो नहीं होने वाली। तो अगर ये तीन फिल्टर ठीक है फिर बात करें, ठीक है। तो किसी हद तक ये उस पे भी वही सेम प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी हैं, बट ये कि वही हकायत है। आप ये एक पर्सपेक्टिव से है कि जब हमने लिखना है तो ये तीन चीजें हमने फॉलो करनी है। और हमने
चार चीजें अवॉइड करनी है। रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। एक दफा एक बात कर दी उसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, जब तक वो बहुत ही जरूरी ना हो उसको किसी जगह पे और दोबारा एक्सप्लेन करना। एग्जेजरेशन, एग्जेजरेशन का लफ्ज जो है वो बड़ा सिंपल टू अंडरस्टैंड है। अननेसेसरी तूल देना, बात को फैलाना और तारीफें करना और बड़ी बड़ी हाँकना कि जी मैंने जो काम किया है इससे अच्छा काम तो आज तक हुआ ही नहीं है, मुझे तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए इसके ऊपर। बी हम्बल इन योर स्टांस, इन योर टोन। जितने आप हम्बल होंगे उतने आप अच्छे आपको दुनिया समझेगी। तो एग्जेजरेशन को अवॉइड करना है। एम्बिग्विटी क्लैरिटी का ऑपोजिट है। क्लियर, हमने थोड़ी देर पहले 3C प्रिंसिपल देखा ना, क्लैरिटी थी, तो क्लैरिटी का ऑपोजिट इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड रिडंडेंसी मींस के अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। कंसाइसनेस का इनफैक्ट ताल्लुक है रिडंडेंसी से। क्लैरिटी, कंसाइसनेस, इन दोनों के ऑपोजिट है एम्बिग्विटी एंड रिडंडेंसी। और जो बाकी दोनों है दे आर रिलेटेड टू दी ऑल थ्री, यू कैन से। तो ये चार चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जब भी लिखें सोचें कि यार पहला क्लैरिटी है, कंसाइसनेस है, करेक्टनेस है या नहीं है, और क्या मैं रिपीट तो नहीं कर रहा, मैं एग्जेजरेट तो नहीं कर रहा, कोई एम्बिगुअस तो नहीं है चीजें, कोई इसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है। ये फिल्टर्स जो हैं आपने, तीन और चार, सात फिल्टर्स जो हैं अपने अपने स्टेटमेंट्स पे लगाने हैं, सोचना है। इनकी डिटेल्स हैं, या आप अपने एंड पे इसको देख लीजिएगा। मैं बताता हूँ अनएथिकल सर्विसेज के ऊपर या अनएथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट, एब्रीविएशंस का एक बड़ी गलती हम करते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम द मिस्टेक्स परस्पेक्टिव। एब्रीविएशन जो है ना वो हमेशा दी जाती है, एक दफा दे दे तो फिर एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है। और एब्रीविएशन हमेशा फ्लो में होती है, फर्स्ट लेटर कैपिटल करने की जरूरत नहीं होती एब्रीविएशन, ठीक है। लाइक मैंने एक एग्जांपल दी भी है, यूपीएस कैन बी यूज्ड बट विदाउट शोइंग द फर्स्ट लेटर कैपिटल इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। नॉट नेसेसरी कि मैं इसको इस तरह लिखूं, ठीक है। और एब्रीविएशन हमेशा लेटर्स के बाद होती है या वर्ड के बाद होती है। और एक दफा एब्रीविएट कर दिया तो फिर आप एब्रीविएशन यूज करें। और एब्रीविएशन की कब जाती है, अगर ये वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में कम से कम 5 दफा आने वाला है। अदरवाइज हर चीज का एब्रीविएट भी नहीं किया जाता कि जी बस 2-3 दफा उसने आना है तो यार दोबारा लिख दीजिएगा, क्या है दोबारा पूरा लिख लें। उसका एब्रीविएट ना करें, क्योंकि दिस इज, एब्रीविएशन पढ़ने में कंफ्यूजन्स क्रिएट करती है। इसलिए एब्रीविएशंस की एक लिस्ट भी आप शुरू में मेंशन करते हैं कि मेरी ये एब्रीविएशंस है जो मैं यूज कर रहा हूँ, बट उसका रूल क्या है कि मिनिमम इट शुड बी, एक नंबर है, उसमें कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 दफा अगर आप रिपीट करेंगे उस वर्ड को तब एब्रीविएट करें, अदरवाइज एब्रीविएट ना करें। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट क्लियर तो नहीं है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कवर लेटर का। कवर लेटर जो होता है वो अ, जब आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ना, मैंने एक अपना प्रपोजल लिख लिया, मैंने अपना थीसिस लिख लिया, मैंने अपना रिसर्च पेपर लिख लिया, अब मैं इसको देना चाहता हूँ किसी बंदे को एवेलुएट करने के लिए, तो मैं उसके साथ एक सपोर्टिंग मेल भी लिखूंगा। आजकल तो मेल का दौर है ना। कवर लेटर थोड़ा सा ये कि कॉन्सेप्चुअली चूंकि पुराने वक्त से चल रहा है, तो कवर लेटर का मकसद ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होती है वो एज एन एनेक्चर होती है, और उसकी सपोर्ट में आप एक कवर लेटर लिखते हैं कि जी मैं ये फला चीज जमा करा रहा हूँ, ये इस बैकग्राउंड में करा रहा हूँ, ये इस तरीके से पहले प्रोसेस हो चुकी है। जो डिटेल्स आप देना चाहते हैं जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है वो आप कवर लेटर में लिखते हैं। आप क्या सकते हैं, जी मैंने ये फलां बंदे को पहले दी थी, उसने मुझे कमेंट्स दिए थे, मैंने उसमें इंप्रूवमेंट की थी, वो अलग लगी हुई है। ये फलां जगह से रिजेक्ट हुआ था, वहां पे ये कमेंट्स थे, मैंने ये भी किया है। अल्टीमेटली ये डॉक्यूमेंट फाइनल है जो कि अब मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ एज एन एक्सर ABCD वट एवर। तो कवर लेटर मीन्स एनीथिंग विच यू कैन नॉट इंक्लूड इन योर मेन डॉक्यूमेंट, एंड इन टूडेज वर्ल्ड इट इज योर ईमेल विच यू राइट, क्योंकि ईमेल की अटैचमेंट में आपकी डॉक्यूमेंट होती है ना। तो document is your main document, which may be your research paper, maybe your thesis, maybe your research proposal. Email के अंदर you will write down the other details about your work. That is your cover letter. So cover letter is something which you can use as a medium to talk to the person whom you are sending that document and write anything which you want. To make it formal, certain agencies ask you to send a cover letter separately, यानी अटैच करें, ईमेल भी लिखें, कवर लेटर अलग से अटैच करें, उसको भी लिखें, उसको बनाएं अलग से, और डॉक्यूमेंट अलग बनाएं। ये भी करते हैं टू मेक इट मोर फॉर्मल, ठीक है। ये कंटेंट, ये समझ आ गई कौन, क्या कॉन्सेप्ट है कवर लेटर का। आई गो बैक।
रिविजन एंड रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी अब आपने अपना रिसर्च डॉक्यूमेंट भेजा मुझे, मैं सुपरवाइजर हूँ, आपने मुझे भेजा कि सर बताएं इसमें भी गलतियां हैं, मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा, ये 4 गलतियां ये ठीक करो। या मुझे आपने अपना थीसिस भेजा, थीसिस मैंने पढ़ा, उसमें मैंने अपनी 10 पॉइंट्स लिख के आपको शेयर कर दिए। या आपने अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया, 4 रिव्यूअर्स ने उस पर कमेंट्स दिए, पहले ने 10 दिए, दूसरे ने 5 कमेंट्स दिए, तीसरे ने 3 कमेंट्स दिए, उनको देखते हुए एसोसिएट एडिटर ने भी 4 कमेंट्स दे दिए। ऐसे ही होता है ना। अब वो आपके पास आ गए, अब आपका काम क्या है एज अ रिसर्च स्कॉलर, आप उनको अपनी मेन डॉक्यूमेंट में एड्रेस करो। ठीक है। तो आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहली सबमिशन में थी वो रिवाइज होगी, वी कॉल इट द रिवीजन। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आप जहाँ जो मेन डॉक्यूमेंट है जहाँ जहाँ रिवाइज करेंगे उसका कलर चेंज कर देंगे कि ये मैंने जो यहाँ पे फिलहाल पहला पेज पे जो पैराग्राफ था उधर मैंने 2 पैराग्राफ ऐड कर दिए, रेड में शो हो रहे हैं। फिर अगले चौथे पेज पे कुछ और ऐड किया है, 5वें में कुछ और ऐड किया है, 10वें में कुछ और ऐड किया है। और वो ऐड नजर आना चाहिए क्योंकि मैं उसको दोबारा देखूंगा, तो जब तक मैं वो रिविजन्स मुझे नजर नहीं आएंगी मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो यू नीड टू चेंज समथिंग इन योर मेजर डॉक्यूमेंट विच शुड बी मेकिंग इट noticeable by the reviewer again. ठीक है, तो it means your revision should be something like this. But this is one aspect. There is another thing that you will respond to the reviewer comments point by point. This would be a second document which you will share with the same person again. सुपरवाइजर ने आपको 10 कमेंट्स दिए थे, आप पहला कमेंट का जवाब देंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे एक सेपरेट, आप कहेंगे सर पहला कमेंट आपका ये था, उसका मेरा जवाब ये है, और उसकी जो मैंने चीज चेंज की है वो थीसिस डॉक्यूमेंट में फलां पेज पे इस जगह पे की। दूसरा पॉइंट लेंगे, जवाब देंगे, तीसरा पॉइंट लेंगे, जवाब देंगे, सारे पॉइंट्स के पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे। ये डॉक्यूमेंट एक बनेगी, ये डॉक्यूमेंट एक बनेगी, इसका नाम होगा रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स। रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट, समथिंग लाइक दिस। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, समथिंग लाइक दिस। रिव्यूअर कमेंट इज एट द टॉप, ऑथर्स रिप्लाई इज एट द बॉटम, आइदर वन बाय वन इन अ रो, और यू कैन कीप 2 कॉलम्स। एक कॉलम में आप रिव्यूअर कमेंट डालें, दूसरे कॉलम में उसका रिस्पॉन्स डालें, और डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। लेकिन ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, रिवीजन आपने अलग की हुई है। तो वंस यू विल सबमिट बैक योर रिस्पॉन्स, you will send both documents to the original evaluator. Now that evaluator could be anybody. To start with, he is your supervisor, he or she is your supervisor. पहले आपने उसको दिए ना डॉक्यूमेंट, उसने आपको कुछ सवाल जवाब दिए, अब आपने उन पे रिस्पॉन्स कर लिया, तो सिर्फ रिवाइज डॉक्यूमेंट भेजना मुनासिब नहीं है। if you would like to get the answer your response earlier from your supervisor, it's good to respond or send him with a response to your comments, respond to supervisor comments, response to reviewer, he's a reviewer, response to reviewer comments. So वो क्या करेगा, आपकी जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है वो 400 पेज की डॉक्यूमेंट है, रिवाइज डॉक्यूमेंट 200 पेजेस की डॉक्यूमेंट है, बट जो रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स है वो 1 या 2 पेज का होगा। ऐसे ही है ना। तो क्या आपको जवाब जल्दी मिल जाएगा, वो क्या करेगा, वो पूरी डॉक्यूमेंट नहीं खोलेगा, वो आपके रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट खोलेगा, और आपके जवाब पढ़ के उसको आइडिया हो जाएगा कि इसने काम ठीक किया। एक आध को जाके खोल के देख लेगा कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट थी, क्रिटिकल थी, इसने कहाँ पे एड्रेस किया है, एक दो खोल के देख ले, और ही वुड बी सेटिस्फाइड, शी वुड बी सेटिस्फाइड कि जो मैंने क्वेश्चंस किए थे इट हैज दे हैव बीन रिस्पॉन्डेड, एंड वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। आपका आपका क्या उससे मकसद क्या था कि जल्दी जवाब आ जाए ना। अगर आप उसको रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स की डॉक्यूमेंट नहीं देते तो उसको 200 पेजेस दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, 200 पेज पढ़ने में उसको 1.5-2 महीने तो लगेंगे, जिस तरह उसकी कमिटमेंट्स होंगी। तो इट विल बाय योर टाइम। ठीक है। तो ये तो सिर्फ मैंने थीसिस सुपरवाइजर की बात की। सेम इज एप्लीकेबल टू रिसर्च पेपर सबमिशन, टू योर एनीथिंग विच यू सबमिट, इवन योर डेली लाइफ एज वेल। अगर कोई आपसे कोई आपको तब्दीली करने का कहता है तो जब आप वो कर लेते हैं तो डायरेक्ट सिर्फ वो चेंज ना लेके जाएं, बल्कि जो उसके कमेंट्स थे उनका रिस्पॉन्स बना के भी लेके जाएंगे, सर पहला पॉइंट ये था, इसका ये चेंज ये मैंने किया, दूसरा था उसका ये किया, तीसरा था ये किया था। और उसके सामने वही डॉक्यूमेंट रखें, ओरिजिनल रिवीजन ना रखें, सिर्फ अपना रिस्पॉन्स रखें। ही वुड बी और शी वुड बी इजी टू रिलेट कि मैंने कहा क्या था, आपने किया क्या। ठीक है। सो दिस इज एज फार एज दी पोस्ट रेफरी रिवीजन इज कंसर्न, यू ऑलवेज सबमिट 2 documents.
इसमें पेज नंबर भी लिखा जा सकता लिख सकते पेज है नंबर, लाइक पैराग्राफ नंबर, वो अब आप जितना, अब ये आप जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो